हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा कि आपका इंतजार था, सर बायोलॉजी की क्लास नहीं चल रही है। सर बायोलॉजी आप फर्स्ट चैप्टर से थोड़ा डिटेल में समझा दीजिए, कुछ ऐसी चीजें बता दीजिए जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगी। तो बिल्कुल बच्चों हो जाइए तैयार। आज का ये खास वीडियो बिल्कुल उन बच्चों के लिए है जो क्लास 10th यूपी बोर्ड से है, जिन्होंने बायोलॉजी में कुछ भी नहीं पढ़ा। आज हम फर्स्ट चैप्टर के फाइनल शॉट पे खड़े हैं। अगर आज का वीडियो आप पूरा देख लिए तो आपको फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल अच्छे समझ में आएंगे। उस क्वेश्चन में क्या क्या बन सकते हैं, इस चैप्टर में कौन कौन से चित्र आ सकते हैं आपके एग्जाम में, और किन किन टॉपिकों को पूछा जाता है। तो बिल्कुल बच्चों हो जाइए तैयार। आप अपनी कॉपी को निकाल लीजिए सामने, जो नोट्स बताएंगे उसको जरूर नोट्स करिएगा। ये 100% आपके लिए है। ये 2021-22 की परीक्षा में अवश्य पूछे जाएंगे ये महत्वपूर्ण प्रश्न। ये नोट्स करें और सभी चित्रों को बनाएं। जितने भी चित्र आज के हम बताएंगे उनको जरूर बनाइएगा। वैसे अगर कुछ इंपॉर्टेंट चित्र हैं वो भी हम आपको बताएंगे कौन कौन सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का यह संग्रह है। महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखे और याद करें, ये अवश्य आएंगे प्रश्न। तो बच्चों कॉपी निकाल लीजिए। देखिए ये क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए है, तो जो बच्चे इस बोर्ड से सम्मिलित हैं वो जल्दी से आ जाइए। हम वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। आप फटाफट तैयार हो जाइए। ये 10th यूपी बोर्ड का फर्स्ट टॉपिक है क्या? लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। अगर हम अपने इस चैप्टर की बात करें तो सबसे पहले टॉपिक ही यही पूछी जाती है, क्या जैव प्रक्रम क्या है। देखिए सबसे पहली टॉपिक यही होती है, जैव प्रक्रम होता क्या है। तो क्या कहा गया? वह सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से जीवन के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाता है। मेरे अनुसार 7 ऐसे मूल तंत्र हैं जो जीवन के अनुरक्षण के लिए कार्य करते हैं। जैसे सबसे पहला पोषण, पाचन, उत्सर्जन, परिवहन, नियंत्रण, समन्वयन, प्रजनन और हमारे शरीर में परिसंचरण। ये 7 वो मूल मंत्र हैं जो जीवन के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जिन्हें जैव प्रक्रम कहा जाता है। बताइए क्या आप इस लाइन से सहमत हैं? ये चीजें समझ में आ रही है, जैव प्रक्रम। उसके बाद दूसरी हेडिंग बनाइएगा पोषण। क्या कहा? किसी जीव द्वारा पोषक पदार्थों को ग्रहण करना तथा उनका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। यह अति लघु का क्वेश्चन में आता है। जैव प्रक्रम क्या है, पोषण क्या है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषण को सामान्य तौर पर यह कहा गया कि किसी जीव द्वारा क्या भाई? किसी जीव द्वारा पोषक पदार्थों को ग्रहण करना तथा उनका उपयोग करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। इसके आधार पर पोषण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषी पोषण और एक विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में पर्यावरण से सरल अकार्बनिक पदार्थ लेकर तथा बाह्य ऊर्जा स्रोतों से सूर्य का उपयोग करके उच्च ऊर्जा वाले जटिल पदार्थों का जो संश्लेषित करने की क्रिया होती है उसी को कहते हैं स्वपोषी पोषण। सामान्यतः कहा जाता है कि सभी पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। किससे करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, इसीलिए स्वपोषी कहलाते हैं। हम लोग परपोषी होते हैं क्योंकि हम लोग निर्भर होते हैं या तो पेड़ पौधों पर या तो उनसे बने उत्पादों पर। क्या कहा गया? स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन। स्वपोषी पोषण में पर्यावरण से सरल अकार्बनिक पदार्थ लेकर तथा बाह्य ऊर्जा स्रोत जैसे सूर्य का उपयोग करके
उच्च ऊर्जा वाले जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करना ही स्वपोषी पोषण कहलाता है। विषमपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण में दूसरे जीवों द्वारा तैयार किए गए जटिल पदार्थों का अंतःग्रहण होता है। आगे, मनुष्य में पाचन, मनुष्य में खाए गए भोजन का विखंडन भोजन नली के अंदर कई चरणों में होता है तथा पाचित भोजन क्षुद्रांत में अवशोषित करके शरीर की सभी कोशिकाओं में भेज दिया जाता है। उस क्रिया को ही कहते हैं क्या? पाचन। आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। लेकिन ये बच्चा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितनी जल्दी आप करेंगे उतनी जल्दी क्लियर होगा और हम लोग उतनी जल्दी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जय प्रक्रम समझ में आया, पोषण समझ में आया, स्वपोषी, विषमपोषी और मनुष्य में पोषण। आओ आगे चला जाए। मनुष्य में पोषण, मनुष्य में खाए गए भोजन का विखंडन भोजन नली के अंदर कई चरणों में होता है तथा पाचित भोजन क्षुद्रांत में अवशोषित करके शरीर की सभी कोशिकाओं में भेज दिया जाता है। उसी प्रकार कहा गया श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक पदार्थों का विखंडन होता है जिससे एटीपी, देखिए का उपयोग कोशिका में होने वाली अन्य क्रियाओं को ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है। उस क्रिया को ही कहते हैं क्या? श्वसन प्रक्रम। दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। ये व्हाट्सअप नंबर आप ध्यान से देख लो 8400 400 400, इसको अपने व्हाट्सअप पे सेव कर लो, क्योंकि आप जब भी पढ़ाई करते हो तो आपको डाउट आता है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जब आप पढ़ रहे हो जो भी क्वेश्चन आपका फंस रहा है, सबसे पहले ये नंबर आप सेव कर लो। सेव करने के बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, उस क्वेश्चन का अच्छे से फोटो खींचो, फिर जो भी क्वेश्चन आपको चाहिए उसे अच्छे से क्रॉप कर लो। ठीक है, जैसे ही क्रॉप करके आप इसका फोटो इस व्हाट्सएप पे भेजोगे, आपको तुरंत वीडियो सॉल्यूशन आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर आप क्लास 6 से 12 तक स्टूडेंट हो, IIT जेईई या नीट की तैयारी करो, या फिर आप CBSE, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो आपको जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है उसका फोटो सिर्फ आपको भेजना है, आपको तुरंत उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है, आज ही आप इस नंबर को सेव कर लो ताकि जब भी आप पढ़ाई करो, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम तो नज़दीक है, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे तो जो भी प्रॉब्लम आएगा आप बिल्कुल फ्री में उस सॉल्यूशन का आंसर पा सकोगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर सेव करो और अपने डाउट को पूछो। श्वसन मुख्यतः दो प्रकार से होता है, वायु की उपस्थिति में वायवी, वायु की अनुपस्थिति में अवायवी। वायवी श्वसन से जीव अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। क्वेश्चन बनेगा कि वायवी से ज्यादा ऊर्जा मिलती है कि अवायवी से? तो याद रखिएगा क्या, वायवी से। वायवी जो है मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, अवायवी जो है या तो ईस्ट या तो पेशियों में होती है। हम लोग से एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह बनेंगे कि इन प्रक्रियाओं के द्वारा हमारे शरीर में होने वाला श्वसन कैसे निर्धारित होता है, बताइए। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए बच्चा, उत्सर्जन। उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप शरीर में उत्पन्न होने वाले वर्ज्य पदार्थों का शरीर से बाहर निष्कासित करने की क्रिया को ही कहते हैं क्या? उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना। बताइए, क्या इन सभी बातों से आप सहमत हैं? तो यस सर में आंसर दीजिए। ओके, आगे चला जाए। उत्सर्जन समझ में आया। अब यह कहा जाता है कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंग हैं जो उत्सर्जन का काम करते हैं। देखिए, उन्हीं उत्सर्जक अंगों की हम बात करेंगे जो हमारे शरीर में होते हैं। जैसे इन अंगों को उत्सर्जी अंग कहा जाता है। जो अंग उत्सर्जी पदार्थों को
शरीर से बाहर निकालते हैं उन्हें ही उत्सर्जी अंग कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कि मानव में ऐसे कौन कौन से अंग हैं जो उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। तो सबसे पहला ही नाम आता है वृक्क, जिसको सामान्यतः कहते हैं किडनी, त्वचा, स्किन, फुफ्फुस, लंग्स, आंत। आंत दो प्रकार के, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत को स्मॉल इंटेस्टाइन और बड़ी आंत को लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं। और लास्ट है क्या, यकृत, जिसको लीवर कहते हैं। देखो, किडनी, स्किन, लंग्स, इंटेस्टाइन और लीवर आदि आदि मतलब और भी शरीर में ऐसे अंग है जो शरीर से हानिकारक पदार्थों को क्या करते हैं, बाहर निकालने का काम करते हैं। और अगर आपके शरीर से हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर नहीं जाएगा तो समझ जाइए शरीर को नुकसान होगा, और नुकसान होने का कारण कभी कभी लोगों की मौत तक हो जाती है। इसलिए हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना अति आवश्यक होता है। ओके, चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे लंग्स की। लंग्स क्या करता है, यह CO2 और जल का उत्सर्जन करता है शरीर से बाहर। यकृत क्या करता है, नाम सुना होगा कोलेस्ट्रॉल। जैसे ये कहा जाता है क्योंकि जब व्यक्ति बहुत ज्यादा तेल मसाला खाता है तो उसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो उसी कोलेस्ट्रॉल पदार्थ को शरीर से बाहर, पित्त के वर्णों को शरीर से बाहर, निष्क्रिय स्टेरॉइड को शरीर से बाहर, हार्मोन तथा वसा का उत्सर्जन करता है कौन, यकृत। उसके बाद आंत की बात करेंगे, इंटेस्टाइन। यकृत द्वारा उत्पन्न पदार्थों का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, आंत के द्वारा होता है। नेक्स्ट, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन नेफ्रॉन मेरे बच्चे बहुत अच्छे जानते हैं। नेफ्रॉन वृक्क की आंतरिक संरचनाओं को निर्माण करता है जो हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थों को इकट्ठा करके शरीर से बाहर निकालते हैं। तो वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही कहते हैं नेफ्रॉन। जैसे कहा जाता है कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, उसी प्रकार वृक्क में ऐसा कौन सा कोशिका होती है जो उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, उसी को कहते हैं क्या, नेफ्रॉन। नेक्स्ट, पादपों में उत्सर्जी अंग। पादपों में उत्सर्जी अंग नहीं पाए जाते, लेकिन कुछ संवहन बंडल होते हैं जो क्या करते हैं, कैरी करने का काम करते हैं। उसी तरह दो नाम आप याद रखिएगा, एक जाइलम। जाइलम जो है बच्चा औसतन जल का संवहन करता है, और एक याद रखिएगा फ्लोएम। फ्लोएम जो है औसतन पदार्थों का, कौन से, भोज्य पदार्थों का संवहन का काम फ्लोएम करता है। नेक्स्ट, निम्न श्रेणी के जंतुओं में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो डिफ्यूजन, जिसको हिंदी में कहते हैं विसरण, जैसे अमीबा, पैरामीशियन, ये सभी निम्न श्रेणी के जंतु हैं और इनमें मुख्यतः इन्हीं के द्वारा होता है। कॉपी करिए। ओके, अगर डाउट्स होगा तो बताइएगा। उत्सर्जी अंग हो गया, मनुष्य में उत्सर्जी अंग नाम हो गए, फेफड़ा, आंत, नेफ्रॉन, ये सब हो गया, कॉपी कर लीजिए। चलिए, देखो हम लोग बात कर रहे थे क्या
उत्सर्जी अंगों की, तो हमने क्या पाया, निम्न श्रेणी के जंतुओं में उत्सर्जन विसरण के द्वारा होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियन, इस सब में उत्सर्जन विसरण के द्वारा, इनमें कोई अंग नहीं होता। मनुष्य में ऑक्सीजन, CO2, भोजन तथा उत्सर्जी उत्पाद सरीखे पदार्थों का जो वहन होता है उसी को परिसंचरण कहते हैं। परिसंचरण तंत्र में हृदय, रुधिर वाहिकाएं शामिल होती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है, जिसके द्वारा रुधिर एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है और हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। नेक्स्ट, उच्च विभेदित पादपों में जल, खनिज, लवण और भोजन तथा अन्य पदार्थों का परिवहन संवहन ऊतक के द्वारा होता है, जिसे जाइलम मतलब जल, स्पेशली याद रखना, और फ्लोएम मतलब फल, खाना। मनुष्य में उत्सर्जी पदार्थ जैसे विलेय नाइट्रोजनी यौगिक के रूप में वृक्क में वृक्काणु द्वारा निकाले जाते हैं। बताइए, क्या यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, जल्दी कॉपी करिए। अगर आपके कोई भी सुझाव होंगे तो जरूर बताइएगा। फास्ट। अगर कोई डाउट्स होगा तो जरूर बताइएगा बच्चा। अगर हो जाए तो यस सर में आंसर दीजिएगा। एकदम ध्यान से करिए, कोई भी टॉपिक छूटनी नहीं चाहिए। अगर छूट जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आरएसएम में चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं। ये चीजें मेरे बच्चों को अच्छे से समझ में आएंगी। आप लोग कॉपी में हेडिंग बनाइएगा, धमनी और सिरा में अंतर। देखिए, ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुकी है। धमनी और सिरा में अंतर, सुना होगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, धमनी और सिरा में अंतर क्या है। तो क्या पाया, धमनी, इनमें रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है, इनमें रुधिर अंगों से हृदय की ओर बहता है। धमनी शुद्ध रक्त, शिरा अशुद्ध रक्त, ऐसे याद करो। हृदय स्पंदन के कारण इसमें रुधिर रुक रुक कर तथा अधिक दबाव के साथ बहता है। सिराओं में रुधिर के बहाव की गति धीमी, इनकी दीवारें मोटी और लचीली होती है, इनकी दीवारें पतली और कम लचीली होती है, इनकी गुहा सकरी होती है, इनकी गुहा चौड़ी होती है। गुहा मतलब अंदर का जो छिद्र होता है जिसमें से ब्लड बहता है, यह खाली होने पर नहीं पिचकती और यह खाली होने पर पिचक जाती हैं। बताइए, क्या इन लाइन में कोई दिक्कत है? जल्दी से कॉपी में इनका नोट्स बना लीजिए। अगर कोई डाउट्स है तो मुझे जरूर बताइएगा। ओके, एकदम बेटा ध्यान से, अगर कोई डाउट्स है तो जरूर बताइएगा।
हो गया कॉपी। धमनी और सिरा में अंतर है। फास्ट फास्ट। आगे चलते हैं, एकदम मन लगा कॉपी करिए। चलिए थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं, धमनी और सिरा में अंतर में। तो हमने क्या पाया? हमने पाया कि पल्मोनरी धमनी को छोड़कर सभी धमनियों में शुद्ध का मतलब ऐसा रुधिर जिनमें ऑक्सीजन युक्त हो। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। क्वेश्चन बना था ना, क्वेश्चन क्या बना था? क्वेश्चन आपसे यह पूछा था कि किसमें शुद्ध रक्त और किसमें अशुद्ध रक्त होता है, तो धमनी और सिरा में। लेकिन अगर पल्मोनरी लग जाए तो याद रखिएगा कि पल्मोनरी धमनी को छोड़कर सभी धमनियों में शुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजन, तो मतलब पल्मोनरी में 100% क्या होगा? अशुद्ध रक्त। उसी तरह सिरा में अशुद्ध था लेकिन पल्मोनरी सिरा में शुद्ध हो जाएगा। धमनियों में कपाट नहीं होते बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी को कहते हैं वॉल्व्स। इनका काम ये होता है रक्त को आगे तो जाने देते लेकिन पीछे आने नहीं देते, इसलिए बोला कपाट, दरवाजा। तो इनमें कपाट नहीं होता लेकिन सिराओं में स्थान स्थान पर कपाट होते हैं जो रक्त को पीछे नहीं आने देते। ये प्रायः त्वचा से दूर गहराई में होते, कौन? धमनी। और ये त्वचा के समीप स्थित होते, कौन? सिरा। मतलब आप अपने हाथ को देखिए, तो हाथ को देखेंगे पाएंगे जो नस आपको ऊपर से दिखाई देगा। अब दिमाग लगाइए, सर वो क्या होगा, धमनी होगा कि सिरा होगा? आप ही बताइए क्या हो सकता है जो बाहर से दिख रहा है? बिल्कुल 100% वह आपका होगा क्या? सिरा। क्योंकि पाया यह जाता है कि जो धमनी होती है वो अंदर गहराई में स्थित होती है और जो सिरा होती है वो ऊपर की ओर स्थित होती है। बताइए क्या इस लाइन में कोई दिक्कत है? ये चीजें समझ में आ रही हैं? धमनी और सिरा में अंतर आ गया? तो आप यस सर में आंसर दीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, अगर आपके कोई भी डाउट्स या सुझाव होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में या तो मुझे टेलीग्राम पे जरूर भेजिएगा बच्चा। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए आपसे कहा गया मानव उत्सर्जी तंत्र का एक रेखा चित्र बनाइए। जैसे ही रेखा चित्र की बात होती है तुरंत याद आता है वृक्क, जिसको इंग्लिश में कहते किडनी। देखिए मानव उत्सर्जन तंत्र का एक रेखा चित्र खींचिए जिस पर निम्नांकित जैसे महाधमनी हो, महाशिरा हो, मूत्राशय हो, मूत्रमार्ग, ये 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जैसा कि स्टार्टिंग बताया था
कि चित्र को बहुत फोकस करिएगा, आपके एग्जाम में चित्र ही आएंगे। तो क्या है, बाई वृक धमनी, बायावृक, बाई वृक शिरा, महाधमनी, महाशिरा, बाई मूत्र वाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। इतनी चीजें बताइए, क्लियर है? चलिए आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, या जिन लोगों के पास एनसीईआरटी बुक होगी साफ साफ चित्र देखिएगा, हमने आपको चित्र बनवाया भी है। ठीक, आप यहां से इसको ड्रॉ कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, जाइलम, जड़ों में जाइलम में जल क्यों और कैसे निरंतर प्रवेश करता है? फास्ट बेटा। पौधों की जड़ों कोशिकाओं मृदा के संपर्क में रहती है। बताइए, जड़ हमेशा मिट्टी में घुली रहती है और मिट्टी में घुले रहने के कारण सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती है। परिणाम स्वरूप जल और मृदा के बीच आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न होता है, जिसे समाप्त करने के लिए जल लगातार जाइलम में जाता है और जल का स्तंभ निर्माण करता है, जो लगातार ऊपर की ओर धकेलता है। एक राज की बात बताएं, जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन जाइलम के द्वारा ही जल गुरुत्व के विरुद्ध, मतलब गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जल की ऊपरी शाखाओं में जाता है। बताइए, क्या इस बात से आप सहमत हैं? तो आप यस सर में आंसर दीजिए और कॉपी करिए इसको। जितनी जल्दी कॉपी करेंगे बच्चा उतनी जल्दी क्लियर होगा और हम लोग उतनी जल्दी इस टॉपिक को एकदम फिनिश करेंगे अच्छे से। ओके, चलिए बहुत अच्छा, कॉपी कर लीजिए। और हम आगे चलते हैं ना, यहां तक क्लियर आपको? चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइए बच्चों, वृक्क के प्रमुख कार्य। वृक्क जिसका कोई हम नाम बताए थे, किडनी। किडनी के कौन कौन से कार्य हैं? वृक्क उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। पता है, वैसे व्यक्ति जिनकी वृक्क किडनी खराब हो जाती है, सुना होगा, वो डायलिसिस करवाते हैं। डायलिसिस इसीलिए करवाते हैं कि शरीर से जो भी हानिकारक पदार्थ हो वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाए। चलिए भाई दूसरे कार्य की बात करते। दूसरा कार्य क्या है? दूसरा कार्य इनका यह है, यह रक्त की अम्लीयता या क्षारीयता को नियंत्रित करते। जैसा कि मेरे बच्चे जानते हैं कि हमारे शरीर का जो पीएच मान होना चाहिए वो 7 से 7.8 के बीच में होना चाहिए, लेकिन अगर शरीर में पीएच मान घट जाए तो आपने सुना होगा एसिडिटी हो जाती है, बढ़ जाए तो और प्रॉब्लम। तो उनको बचाने के लिए रक्त में ये मिला नियंत्रित करने का काम करता है। तीसरा, शरीर के अंत वातावरण में जल संतुलन, लवण संतुलन को बनाए रखता है। कौन कौन? इजी, वृक्क। लास्ट, यह रक्तदाब को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। देखो आपको एक ही याद था कि किडनी का काम शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना,
उसके साथ साथ पीएच को बैलेंस करना, उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर को बैलेंस करना, उसके साथ वातावरण से जल का संतुलन। इसीलिए कहा जाता है कि गर्मियों में जब बहुत ज्यादा हमारे शरीर से जल बाहर निकल जाता है तो हमें एक रोग हो जाता है या एक डिजीज हो जाती है जिसका नाम सुना होगा डिहाइड्रेशन, इन्हीं के कारण होता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप देख रहे हैं मेरे सामने बोर्ड पे 2016 में यह क्वेश्चन आया था, मनुष्य में पाए जाने वाले दांतों के प्रकार तथा उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो मेरे बच्चे बहुत अच्छे जानते कि हम लोग के शरीर में 2 बार दांत आते हैं, ठीक है, और अगर कम मार्क्स आएंगे तो आपके पापा एक बार वाला दांत तोड़ देंगे, दोबारा दांत भी नहीं आएगा। इसलिए कह रहे वीडियो को पूरा देखिएगा, मन लगा के पढ़िएगा। सुना होगा बाल अवस्था जिसका फॉर्मूला था 2120, और वयस्का अवस्था मतलब क्या 2123। ये डेंटल फॉर्मूला है। किसी किसी बुक में देखेंगे ऊपर वाला 2102 भी लिखा होता है, लेकिन ज्यादातर में आप देखेंगे 2120। मनुष्य के दांत अंत ग्रंथि, विषम दंती, द्विबार दंती होते हैं। मतलब मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। एक बार जीभ से दांतों पे फिराइए से तो पाएंगे कहीं का दांत चौड़ा, कहीं का दांत पतला होगा, है ना। जो 2 दांत सबसे आगे वाला होगा, जो 2, उस दांत को कहते कृंतक। अगर कोई बच्चा मेरा इंग्लिश वाला दिख रहा है तो याद रखे इंसाइजर, रदनक, केनाइन, अग्रचोड़क, प्रीमोलर और चोड़क, मोलर। कृंतक ये काटने और कुतरने का कार्य करते हैं। प्रत्येक जबड़े इनकी संख्या 4 होती है। रदनक का काम होता है चीरने या फाड़ने का, जिनमें 2 होते हैं। अग्रचोड़क ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, जिनकी संख्या 4 होती है। चोड़क ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 6 होती है। चलिए इसको कॉपी में फटाक से नोट कर लीजिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो मुझे जरूर मैसेज कीजिएगा बच्चों। जितनी जल्दी आप करेंगे उतनी जल्दी क्लियर होगा, उतनी जल्दी हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं ना, यहां तक मेरे बच्चों को क्लियर है। आइए कुछ दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पे चला जाए, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए 2013-2017 में पूछा गया है, खुले तथा बंद रक्त परिसंचरण तंत्र का क्या वर्णन है, इसे समझाइए। तो रक्त परिसंचरण दो प्रकार का होता है, एक खुला रक्त परिसंचरण और एक बंद रक्त परिसंचरण। अगर हम लोग खुले रक्त परिसंचरण की बात करें तो उसे इंग्लिश में ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कहते हैं। इंग्लिश वाले अगर मेरे बच्चे देख रहे होंगे तो इस बात को जरूर नोटिस करिएगा। क्या कहते हैं भाई? ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें रक्त वाहिनियों की मुख्यतः अभाव होती है, क्योंकि खुला है तो वाहिनी मतलब जो पाइप वेजल्स होते हैं उनकी जरूरत की आवश्यकता होती नहीं। रक्त में हीमोलिम्फ दे गुहा जिसमें हीमोशिल्स में भरा होता है। हीमोशिल्स पृष्ठ तथा अधर भाग डायफ्राम के पात्रों में बढ़ जाता है। अंतरांगों में हीमोफिल में पड़े रहते हैं, अर्थात सीधे रक्त के संपर्क में रहते हैं, और यही हीमोफिल्म जिसको रक्त में हीमोग्लोबिन का अभाव होता है। जैसे अगर बात हो, क्वेश्चन बनेगा कि खुला रक्त परिसंचरण किसमें होता है, याद करिए, खासकर ऑब्जेक्टिव में जरूर आते हैं। तो याद रखिएगा, कॉकरोच, टिड्डा, झींगा मछली और केकड़ा, और भी बहुत सारे। फिलहाल 4 नाम आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए फास्ट।
बहुत ध्यान से बच्चों एकदम समझ के करिएगा। समझ में आ रहा है अच्छे से? चलिए, आना ही चाहिए, क्योंकि अगर डाउट्स होगा तो बहुत गड़बड़ है। डाउट्स नहीं होना चाहिए आपको। देखो, उसके बाद कह रहा है बंद रक्त परिसंचरण। तो खुला समझ में आ गया, कॉकरोच में, टिड्डा में, झिंगा में और केकड़ा में। अगर हम बंद परिसंचरण की बात करें, इसमें रक्त वाहिनियां जैसे धमनी, धमनिकाएं, धमनी कोशिकाएं, ठीक है, और सिरा कोशिकाएं, सिरिकाएं, सिरा से होकर बहता है। क्वेश्चन बनेगा डायग्राम, रक्त वाहिनियों का डायग्राम बनाइए। तो धमनी, धमनिकाएं, धमनी कोशिकाएं, सिरा कोशिकाएं और सिरा से होकर बहता है। पदार्थों का आदान प्रदान रक्त कोशिकाओं द्वारा होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब सवाल, सर बंद सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें किसमें होता है? किसमें किसमें होता है? तो बिल्कुल बच्चों, सबसे पहले तो अपने आप को देखो, मनुष्य में होता है, केचुआ, मछली, मेढक, छिपकली, कबूतर और भी सारे जीवों में बंद परिसंचरण तंत्र होता है। बताइए, अगर आज की क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिएगा। एग्जाम में अक्सर बहुविकल्पी में भी पूछे जाते हैं कि खुला परिसंचरण और रक्त परिसंचरण बताइए, या दो दो एग्जाम्पल बताइए, या क्वेश्चन दे देगा कि इसमें क्या है, खुला परिसंचरण है या बंद परिसंचरण है। तो हम वहां से भी समझ सकते हैं। ओके, आगे चला जाए। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग है मानव हृदय का एक कार्ड दृश्य खींचिए। उस पर महाधमनी, फुफ्फुस धमनी, महाशिरा और बायां नीले नामांकित कीजिए। चित्र बनाना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र होता है। अगर आप चित्र याद कर लिए तो सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। तो बच्चों चित्र देखिए, आपके सामने ये बोर्ड पे है, चित्र बहुत ही अच्छा है। अगर आप इस चित्र को बना लेंगे तो 100% आपका जो एग्जामिनर है वो मार्क्स आपको बहुत अच्छा देगा। वैसे जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी बुक है वो चीज नोटिस करेंगे, वो आंतरिक चित्र को शो करता है, लेकिन हम यहां पे बाह्य चित्र की बात किए हैं। तो क्या है, महाधमनी, महाशिरा, बाई पल्मोनरी धमनी, बाया अलिंद, पल्मोनरी शिरा, अर्ध चक्राकार कपाट, द्विवलन कटपाट, बाह्य निलय पेशी। देखिए यही पूछता है किसमें होता है, तो बाह्य अलिंद और बाह्य निलय के बीच में द्विदली कपाट होता है, और दाहिने अलिंद और दाहिने निलय के बीच में त्रिवलय कपाट होता है। और इन्हीं के द्वारा रक्त को आगे तो जाने देते लेकिन पीछे आने नहीं देते। जिस तरह वाल्व हम लोग की साइकिल में होता है या गाड़ियों में होता है, हवा भरते तो हवा आगे तो जाने देती लेकिन पीछे आने नहीं देती। सेम कॉन्सेप्ट हृदय में भी होता है। बताइए, क्या इस लाइन से आप सहमत हैं? एक क्वेश्चन और था कि समझाइए, तो याद रखिएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जनित रुधिर फेफड़ों से हृदय में आता है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर हृदय से वापस फेफड़ों में चला जाता है। यह ऑक्सीजनित तथा वीऑक्सी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाली को रुधिर में मिलने से रोकता है तथा उच्च ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ति के लिए उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन शरीर में विभिन्न भागों को प्राप्त करता है। अतः हमारे शरीर का तापक्रम बना रहता है। क्वेश्चन बनेगा कि सामान्यतः हमारे शरीर का तापमान कितना होता है? तो सामान्य मेरे बच्चे याद कर लीजिए, क्या 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट। बताइए, क्या इस लाइन से सहमत है? उम्मीद करते हैं फर्स्ट चैप्टर क्लियर रहा होगा। दो तीन चीजें, मानव पाचन तंत्र का चित्र देख लीजिएगा, फेफड़े का चित्र देख लीजिएगा। इतनी सारी चीजों को हम ध्यान में रखकर अपना फर्स्ट चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। फिर भी आपके कोई सुझाव या कमेंट्स होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम पे जरूर भेजिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और शुभम क्लासेस को आगे बढ़ाइए, क्योंकि अगर आप इसको आगे लेके चलेंगे
तो 100% आपके मार्क्स भी आगे आएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।